Hi friends, once again welcome on our YouTube channel. In our earlier session, we have discussed about half wave rectifier, full wave rectifier and bridge rectifier. Now we will discuss about filter. दोस्तों एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। हमने हमारे पिछले सेशन में अर्ध तरंग दृष्टिकारी क्या है, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी किसे कहते हैं तथा सेतु दृष्टिकारी क्या होता है, इसके बारे में विस्तृत अध्ययन किया था। अब हम यहाँ पर फिल्टर के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। So here we will discuss in detail about कैपेसिटर फिल्टर। हम यहाँ पर संधारित्र फिल्टर के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। In this session, we will discuss about basic idea about filter, types of filters, and shunt capacitor filter. तो यहां पर हम फिल्टर क्या है उसके बारे में, फिल्टर कितने प्रकार के होते हैं तथा शंट संधारित्र फिल्टर क्या होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक आइडिया अबाउट फिल्टर। तो सबसे पहले फिल्टर क्या है? The output obtained from a rectifier is unidirectional but it is not steady. किसी दृष्टिकारी से प्राप्त निर्गत संकेत एक दिशीय होते हैं परंतु ये स्थिर नहीं होते हैं। तो जो रेक्टिफायर से आउटपुट मिलता है उसकी डायरेक्शन तो फिक्स हो जाती है, उसकी दिशा निश्चित हो जाती है, परंतु उसका मान नियत नहीं रहता है। उसकी वैल्यू 0 से मैक्सिमम, मैक्सिमम से 0 और वापस 0 से मैक्सिमम, मैक्सिमम से 0। तो इस टाइप से पल्स की फॉर्म में हमको वैल्यू मिलती है। तो आउटपुट हमारा यूनिडायरेक्शनल है या एक दिशीय है परंतु इसका मान स्थिर नहीं होता है। The output of a rectifier is found to be in the form of pulse. दृष्टिकारी का निर्गत संकेत स्पंद के रूप में प्राप्त होता है। The output of a rectifier is found to be in the form of pulse. दृष्टिकारी का निर्गत संकेत स्पंद के रूप में प्राप्त होता है। It consists of a pure DC voltage with superimposed AC components known as ripples. तो दृष्टिकारी का निर्गत वोल्टता संकेत शुद्ध दृष्ट वोल्टता होता है तथा इसमें एसी घटक अध्यारोपित होते हैं। ये एसी घटक रिपल्स या उर्मिका कहलाते हैं। टू रिमूव द रिपल्स और एसी कंपोनेंट्स अवेलेबल इन द आउटपुट obtained from the rectifier circuit, we introduce an electrical circuit between the rectifier and a load. दृष्टिकारी से प्राप्त निर्गत वोल्टता संकेत में जो उर्मिका या एसी घटक होते हैं उन्हें रिमूव करने के लिए या विलुप्त करने के लिए हम दृष्टिकारी तथा भार प्रतिरोध के मध्य एक विद्युत परिपथ लगाते हैं। दिस इलेक्ट्रिकल सर्किट
इज नोन एज फिल्टर। यह विद्युत परिपथ फिल्टर कहलाता है। तो जो रेक्टिफायर से आउटपुट वोल्टेज हमें मिल रहा था या आउटपुट सिग्नल मिल रहा था, उस आउटपुट सिग्नल के अंदर जो रिपल्स हैं, जो उर्मिका हैं, जो एसी कंपोनेंट्स हैं, उन एसी कंपोनेंट्स या रिपल्स को हटाने के लिए, उन प्रत्यावर्ती घटकों को या स्पंद को हटाने के लिए हम डिस्टकारी और लोड रेजिस्टेंस, रेक्टिफायर एंड लोड के बीच में एक नया इलेक्ट्रिकल सर्किट लगाते हैं। और ये जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है जो रिपल्स को रिमूव करता है, उसको हम कहते हैं फिल्टर। दिस इलेक्ट्रिकल सर्किट इज नोन एज फिल्टर। यह विद्युत परिपथ फिल्टर कहलाता है। तो फिल्टर कहां पर लगाओगे? जो डिस्टकारी है और जो लोड है, जो रेक्टिफायर है और जो लोड है, उनके बीच में हम फिल्टर को लगाएंगे। The filters minimize the ripples available in the output either by passing or blocking the AC components and provide an almost a constant output voltage. फिल्टर एसी घटकों को या तो रोक देता है, ब्लॉक कर देता है, या उन्हें बाईपास कर देता है, या उपमार्ग प्रदान करता है। तो इस प्रकार फिल्टर एसी घटकों को रोककर या उन्हें उपमार्ग प्रदान कर निर्गत वोल्टता संकेत में से उर्मिका गुणांकों को फिल्टर कर देता है या पृथक कर देता है या मिनिमाइज कर देता है या न्यूनतम कर देता है। द फिल्टर मिनिमाइज द रिपल्स available in the output either by passing or blocking the AC components. फिल्टर निर्गत वोल्टता संकेत में से एसी घटकों को उपमार्ग प्रदान कर या उन्हें रोककर भूमिकाओं को न्यूनतम कर देता है एंड प्रोवाइड एन ऑलमोस्ट ए कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज, तथा यह एक नियत मान की निर्गत वोल्टता प्रदान करता है। तो आउटपुट में जो एसी कंपोनेंट से वो या तो ब्लॉक हो जाते हैं या फिर बाईपास हो जाते हैं, जिससे कि रिपल की वैल्यू हमारी मिनिमाइज हो जाती है, और इस टाइप से जो आउटपुट वोल्टेज हमें मिलेगा फिल्टर के थ्रू वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट होगा या लगभग नियत होगा। अभी हमारा फिल्टर परिपथ या फिल्टर सर्किट, ये रेक्टिफायर या डिस्टकारी से जो आउटपुट मिल रहा था, डिस्टकारी से जो निर्गत वोल्टता प्रारूप मिल रहा था, ये वो वोल्टता तरंग प्रारूप है। तो ये हमारा आउटपुट जो रेक्टिफायर का है, ये हम फिल्टर में भेजते हैं और फिल्टर में से पास होने के बाद में आउटपुट वोल्टेज हमको इस फॉर्म में मिलता है। तो रेक्टिफायर के आउटपुट में ये जो रिपल्स थे, ये जो उर्मिकाएं थी, या ये जो एसी कंपोनेंट्स थे, ये एसी कंपोनेंट्स भी यहां पर ऑलमोस्ट रिमूव हो गए हैं और हमको कांस्टेंट आउटपुट मिलेगा। नाउ टाइप्स ऑफ फिल्टर्स, फिल्टर के प्रकार। फिल्टर के प्रकार, आवर नेक्स्ट फिल्टर इज शंट कैपेसिटर फिल्टर, शंट संधारित्र फिल्टर।
अब ये हमारा फिल्टर है, ये लोड रेजिस्टेंस R, और क्योंकि यहां पर कैपेसिटर या संधारित्र लोड के पैरेलल में ये शंट में जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको हम शंट कैपेसिटर फिल्टर बोलते हैं। ये रेक्टिफायर या डिस्टकारी से जो आउटपुट मिल रहा है उसको हम फिल्टर को एज ए इनपुट दे रहे हैं, और इस लोड के अक्रॉस हमको फिल्टर का आउटपुट मिलता है। नेक्स्ट वन इज सीरीज इंडक्टर फिल्टर, श्रेणी प्रेरकत्व फिल्टर। दिस इज आवर सीरीज इंडक्टर फिल्टर, क्योंकि यहां पर ये इंडक्टेंस कॉइल या प्रेरकत्व कुंडली इस लोड रेजिस्टेंस के सीरीज में ये श्रेणी क्रम में जुड़ी है, इसलिए इसको हमने सीरीज इंडक्टर फिल्टर कहा है, और ये रेक्टिफायर का आउटपुट इस फिल्टर को एज ए इनपुट हम दे रहे हैं। नेक्स्ट इज चॉक इनपुट और एल सेक्शन और इंड्यूस्ड फिल्टर। दिस फिल्टर इज ऑल्सो नोन एज एलसी फिल्टर। तो अगला फिल्टर हमारा है चौक निवेशी या एल सेक्शन या एलसी फिल्टर। अब इस फिल्टर के अंदर एक इंडक्टर कॉइल और एक कैपेसिटर, एक प्रेरकत्व कुंडली तथा एक संधारित्र इस लोड रेजिस्टेंस के साथ में जुड़े हुए हैं, इसलिए इसको हमने एलसी फिल्टर कहा है। और यहां पर सिग्नल हमको इस चौक कॉइल के थ्रू मिल रहा है, इसलिए इसको हमने चौक इनपुट फिल्टर भी कहा है। ये रेक्टिफायर का आउटपुट जो कि हम इस फिल्टर में एज ए इनपुट दे रहे हैं। नेक्स्ट इज पाई सेक्शन और कैपेसिटर इनपुट फिल्टर। दिस इज आवर पाई सेक्शन फिल्टर। अब ये कैपेसिटर और ये इंडक्टर, इन तीनों को अगर हम लें तो हमको पाई की ज्योमेट्री मिल रही है, इसलिए इसको पाई सेक्शन फिल्टर कहा है। और क्योंकि यहां पर इनपुट में हमारा कैपेसिटर जुड़ा हुआ है या कैपेसिटर के थ्रू हमको इनपुट मिल रहा है, इसलिए इसको हमने कैपेसिटर इनपुट फिल्टर भी कहा है। नाउ शंट कैपेसिटर फिल्टर, शंट संधारित्र फिल्टर। दिस इज आवर सर्किट डायग्राम ऑफ शंट कैपेसिटर फिल्टर। यहां पर ये कैपेसिटर या संधारित्र इस लोड रेजिस्टेंस के शंट में जुड़ा हुआ है, इसलिए ये हमारा शंट कैपेसिटर फिल्टर। ये रेक्टिफायर का आउटपुट जो हम फिल्टर सर्किट को दे रहे हैं, और इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमको आउटपुट मिल रहा है। तो ये फिल्टर, और यहां पर हमारा रेक्टिफायर होगा और रेक्टिफायर का आउटपुट हम इस फिल्टर को दे रहे हैं। इट इज द सिंपलेस्ट फिल्टर। यह सरलतम फिल्टर है, एंड इट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय प्लेसिंग अ कैपेसिटर इन शंट विथ द लोड। तथा यह फिल्टर एक संधारित्र को भार प्रतिरोध के शंट में जोड़कर प्राप्त किया जा सकता है। तो अगर कोई लोड रेजिस्टेंस हमारे पास में है, उसके शंट में अगर हम एक कैपेसिटर या संधारित्र जोड़ देते हैं तो हमको शंट कैपेसिटर फिल्टर मिल जाता है। For filtering the AC components by this filter, the value of capacitor C is so chosen that the capacitive reactance is very low in comparison to the load resistor at the frequency of AC supply.
इस फिल्टर द्वारा एसी घटक को फिल्टर करने के लिए या पृथक करने के लिए एसी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति पर धारितीय प्रतिघात का मान परिपथ के लोड प्रतिरोध की तुलना में अत्यंत कम होना चाहिए। So for filtering the AC components by this filter, इस फिल्टर द्वारा AC घटकों को पृथक करने के लिए हम संधारित्र C का चयन इस प्रकार करते हैं कि दी गई AC सप्लाई की आवृत्ति पर संधारित्र C की धारितीय प्रतिघात का मान परिपथ के लोड प्रतिरोध की तुलना में अत्यंत कम होना चाहिए। तो C को हमको इस टाइप से चूज करना है कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज वेरी लो इन कंपैरिजन टू द लोड रजिस्टर एट द फ्रीक्वेंसी ऑफ AC सप्लाई, दैट इज XC इज वेरी मच लेस देन R, अर्थात XC is very much less than R. Here XC is capacitive reactance. XC धारितीय प्रतिघात है, whereas R is load resistor. R भार प्रतिरोध है। Since the AC components found the low reactance path in passing through C, and hence most of the AC components bypassed through it. चूंकि प्रत्यावर्ती घटक संधारित्र C से गुजरने पर अल्प प्रतिघात महसूस करते हैं, इसलिए AC घटक या प्रत्यावर्ती घटक का अधिकतर भाग संधारित्र C द्वारा गुजर जाता है, बाईपास हो जाता है। अब इंडिया में जो AC सप्लाई हो रही है, भारत में जो प्रत्यावर्ती धारा हमें घरों में प्राप्त होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है और XC का मतलब 1/ओमेगा C, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ। ओमेगा हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है जिसकी वैल्यू 2 पाई एफ होती है। अब XC इक्वल टू 1/ओमेगा C इक्वल टू 1/2 पाई एफ C, और हमने कहा है F की वैल्यू 50 हर्ट्ज है, इसका मतलब XC की वैल्यू स्मॉल होगी। पर अगर हम DC लें, डिस्ट धारा लें, तो DC में फ्रीक्वेंसी 0 होती है, क्योंकि DC के अंदर कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं होता है। इसका मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति का मान 0 है। तो 1/2 पाई FC अगर लोगे और उसमें F की वैल्यू आप 0 रखोगे तो XC की वैल्यू इन्फिनिटिव हो जाएगी। इसका मतलब DC कंपोनेंट के लिए कैपेसिटर C का जो रिएक्टेंस है, संधारित्र C का जो प्रतिघात है, वो अनंत होता है, इन्फिनिटिव होता है। सो DC कंपोनेंट कैपेसिटर से पास नहीं हो पाते हैं, जबकि AC कंपोनेंट कैपेसिटर से पास हो जाते हैं। In this way, the repulse in the output decreases and we get a filtered output. क्योंकि AC कंपोनेंट्स हमारे संधारित्र C से बाईपास हो रहे थे, इसलिए जो AC कंपोनेंट है वो आउटपुट में से अलग हो जाते हैं। तो आउटपुट में जो वोल्टेज मिलती है, जो वोल्टता मिलती है, उसमें
रिपल्स नहीं होते हैं या उर्मिका नहीं होते हैं। तो इस प्रकार निर्गत संकेत में से उर्मिका घटक अलग हो जाते हैं तथा हमें एक फिल्टर निर्गत संकेत प्राप्त होता है। अभी हमारा रेक्टिफाइड आउटपुट है। जो फुल वेव रेक्टिफायर से या पूर्ण तरंग दृष्टिकारी से जो निर्गत संकेत हमें प्राप्त हो रहे थे वो हमारे इस फॉर्म में थे। तो क्लियर है कि आउटपुट की डायरेक्शन एक ही हो गई है, ये सेम हो गई है, जबकि सिग्नल में अभी भी फ्लक्चुएशंस हैं। सिग्नल अभी भी हमारा वेरी कर रहा है या चेंज हो रहा है, कभी कम और कभी ज्यादा है। तो यहां पर 0, फिर मैक्सिमम, फिर 0, फिर मैक्सिमम, फिर 0। तो 0 से मैक्सिमम के बीच में इसकी वैल्यू हमारी चेंज हो रही है। इसका मतलब ये जो आउटपुट है ये हमारा डीसी नहीं है, इसके अंदर एसी फैक्टर अभी भी मौजूद है। The capacitor C connected in shunt with the load R modifies the operating condition of the rectifier. लोड प्रतिरोध R के शंट में जुड़ा संधारित्र C दृष्टिकारी की प्रचालन शर्त को मॉडिफाई करता है या परिवर्तित कर देता है। तो जब कैपेसिटर हमने लोड के शंट में नहीं जोड़ा था उस केस में जो हमारी ऑपरेटिंग कंडीशन थी, और जब आप कैपेसिटर जोड़ देते हो उस केस में जो हमारी ऑपरेटिंग कंडीशन है या प्रचलन की शर्त है वो हमारी चेंज हो जाएगी या मॉडिफाई हो जाएगी। When the output voltage of the rectifier increases, capacitor C charges and attains the voltage equal to the peak voltage of the rectified output. जब दृष्टिकारी में निर्गत वोल्टता का मान बढ़ता है, आउटपुट की बात कर रहे हैं हम, निर्गत वोल्टता संकेत की बात कर रहे हैं, तो जब दृष्टिकारी से प्राप्त निर्गत वोल्टता संकेत का मान बढ़ता है तो संधारित्र C आवेशित होने लगता है तथा यह आवेशित होकर दृष्टिकारी की निर्गत शिखर वोल्टता संकेत E0 के बराबर वोल्टता प्राप्त करता है। तो हमारा रेक्टिफायर का आउटपुट था, ये आउटपुट इंक्रीज हो रहा है या बढ़ रहा है, तो इस समय हमारा कैपेसिटर भी चार्ज होने लगता है, संधारित्र C भी आवेशित होने लगता है और वो चार्ज होकर इस मैक्सिमम वैल्यू तक चार्ज हो जाता है या आवेशित हो जाता है। This time capacitor C stores energy in its electrostatic field. इस समय संधारित्र C स्थिर विद्युत क्षेत्र के रूप में ऊर्जा का संग्रहण करता है या ऊर्जा को संग्रहित करता है। कि हमारा डायग्राम ये जो है ये रेक्टिफायर का आउटपुट है, दृष्टिकारी का निर्गत वोल्टता संकेत है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू E0। अब यहां पर वैल्यू 0 से मैक्सिमम हो रही है, तो इस ड्यूरेशन में ये जो कैपेसिटर है, ये जो संधारित्र है, ये भी आवेशित होना प्रारंभ करता है। तो इस ड्यूरेशन में हमारा कैपेसिटर चार्ज हो रहा है और इस समय जो संधारित्र C आवेशित हो गया है
वो अपनी एनर्जी या ऊर्जा स्थिर विद्युत क्षेत्र के रूप में संग्रहित करता है। कैपेसिटर सी स्टोर्स एनर्जी इन इट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। तो ये वोल्टेज 0 से मैक्सिमम हो रहा है, तो कैपेसिटर भी हमारा चार्ज होकर मैक्सिमम चार्ज तक चार्ज हो गया है या आवेशित हो गया है। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है? E0 के बराबर। ये जो इसकी मीन वैल्यू है इसको हमने EDC कहा है। When the rectified output drops to 0 and again rises, जब डिस्टकारी का निर्गत वोल्टता संकेत घटकर 0 हो जाता है तथा पुनः बढ़ने लगता है, मतलब यहां से आप यहां पर आ गए हो और फिर वापस आप 0 से मैक्सिमम जा रहे हो, इस ड्यूरेशन की हम बात कर रहे हैं। तो P से यहां पर आया और उसके बाद में वापस राइज हो रहा है। दिस टाइम कैपेसिटर C discharges exponential through the resistor R। इस समय संधारित्र C प्रतिरोध R द्वारा चर घातांकीय रूप से निरावेशित होता है। तो जब आउटपुट हमारा इंक्रीज हो रहा था तो कैपेसिटर हमारा चार्ज हो रहा था। जब आउटपुट मैक्सिमम से 0 और फिर वापस बढ़ने लगता है तो ये जो कैपेसिटर है ये हमारा एक्सपोनेंशियल डिस्चार्ज होता है, चर घातांकीय रूप से क्षय होता है। और ये जो डीके हो रहा है या डिस्चार्ज हो रहा है वो रेजिस्टेंस R के थ्रू है, प्रतिरोध R के द्वारा है। तो इस समय संधारित्र C प्रतिरोध R द्वारा चर घातांकीय रूप से निरावेशित होता है। और इसकी डायरेक्शन लें या इसका जो हम पाथ लें या इसका वेव फॉर्म लें तो वो क्या होगा? PQ। तो पहले हमारा ये मिला था जब कैपेसिटर चार्ज हुआ और डिस्चार्ज हुआ जब हमको वेव पैटर्न PQ मिल रहा है, तो ये वाला। फिर वापस ये वाली साइकिल आ रही है, कैपेसिटर फिर चार्ज होगा, फिर डिस्चार्ज होगा, फिर चार्ज होगा, फिर डिस्चार्ज होगा। तो इस टाइप से ये हमको आउटपुट वेव पैटर्न मिलेगा या फिल्टर आउटपुट मिलेगा। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, which process? During discharging process, capacitor C delivers its stored energy to the load R। इस समय संधारित्र C अपनी संग्रहित ऊर्जा को प्रतिरोध R को प्रदान करता है and maintains a voltage across R in comparison to the rectified output। तथा निष्टकारी से प्राप्त निर्गत वोल्टता संकेत की तुलना में इस अवस्था में प्रतिरोध R के सिरों पर एक नियत वोल्टता संकेत बनाए रखता है। तो जब हम रेक्टिफायर का आउटपुट ले रहे थे तो हमको ये वेव पैटर्न मिल रहा था, मतलब इतना फ्लक्चुएशन मिल रहा था। जबकि कैपेसिटर की बात करें तो ये मैक्सिमम से 0 होने की जगह केवल हमको P से Q तक मिल रहा है, फिर LM, फिर इस टाइप से। तो केवल इतना फ्लक्चुएशन अब रह गया है। तो जो रेक्टिफायर का जो आउटपुट था उसमें जो फ्लक्चुएशन था, उसमें जो परिवर्तन था या संकेत में उतार चढ़ाव हो रहा था, उसके कंपैरिजन में फिल्टर का जो आउटपुट है उसमें वेरिएशन बहुत कम है। तो एक नियत वोल्टता संकेत प्रतिरोध R के सिरों पर यह बनाए रखता है डिस्टकारी से प्राप्त निर्गत वोल्टता संकेत की तुलना में।
at point Q, capacitor C again starts to charge to the peak value of the rectifier output voltage, that is E naught, and reaches to point L and then starts to discharge. ये मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया है कि जैसे ही ये डिस्चार्ज होकर पॉइंट क्यू पर पहुंचता है, वापस संधारित्र सी हमारा आवेशित होने लगता है और आवेशित होकर बिंदु एल तक पहुंच जाता है, जो कि हमारा रेक्टिफायर का आउटपुट वोल्टेज का पीक वैल्यू है, यह शिखर मान है। इसके बाद में वापस डिस्चार्ज होगा और एल एम वेव पैटर्न फॉलो करेगा, पॉइंट एम पर आकर वापस चार्ज होगा, फिर वापस डिस्चार्ज होगा। दिस प्रोसेस रिपीट्स कंटिन्यूसली। यह प्रक्रिया सतत रूप से दोहराई जाती है। The output voltage of shunt capacitor filter is according to PQLMN. तो शंट संधारित्र फिल्टर के निर्गत वोल्टता तरंग प्रारूप PQLMN के अनुसार प्राप्त होता है। It is clear from the wave pattern that the variation in the output voltage in shunt capacitor filter is less than the variation obtained from full wave rectifier. तो निर्गत वोल्टता संकेत के तरंग प्रारूप से स्पष्ट है कि पूर्ण तरंग दिष्टकारी से प्राप्त निर्गत वोल्टता संकेत की तुलना में शंट संधारित्र फिल्टर का निर्गत वोल्टता संकेत में परिवर्तन अत्यंत कम होता है। तो रेक्टिफायर का जो आउटपुट वोल्टेज वेव पैटर्न था वो हमारा इस टाइप से था, जबकि फिल्टर का आउटपुट वोल्टेज पैटर्न इस फॉर्म में है। इसका मतलब फिल्टर का जो आउटपुट वोल्टेज वेव पैटर्न है उसमें वेरिएशन फुल वेव रेक्टिफायर की कंपैरिजन में बहुत कम होता है। If the time constant RC is large in comparison to the period of the input AC, यदि RC परिपथ का समय नियतांक निवेशी प्रत्यावर्ती संकेत के आवर्तकाल की तुलना में अत्यंत अधिक हो तो द कैपेसिटर डिस्चार्जेस वेरी स्लोली। इस अवस्था में संधारित्र अत्यंत धीमी गति से निरावेशित होता है। So the fall in the output voltage will be very small. इसलिए निर्गत वोल्टता संकेत में कमी अत्यंत कम होगी and hence the output of the filter will be almost constant. इस अवस्था में फिल्टर का निर्गत संकेत लगभग नियत होगा। So if the time constant of the RC circuit is large in comparison to the period of input AC, then the capacitor discharges very slowly, so the fall in the output voltage will be very small and hence the output of the filter will be almost constant. यदि RC परिपथ के समय नियतांक का मान
निवेशी प्रत्यावर्ती संकेत के आवर्तकाल की तुलना में अत्यंत अधिक हो तो संधारित्र C अत्यंत धीमी गति से निरावेशित होता है। इसलिए निर्गत वोल्टता संकेत का मान अत्यंत कम होता है, या निर्गत वोल्टता संकेत में कमी अत्यंत कम होती है तथा इससे प्राप्त निर्गत वोल्टता संकेत लगभग नियत बना रहता है। तो ये जो कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा था इसकी रेट बहुत कम हो जाएगी, तो पॉइंट क्यू आपका यहां कहीं पहुंच जाएगा। इसका मतलब अब जो आउटपुट मिलेगा आपको ये इस फॉर्म में मिलेगा, जबकि अभी हमको ये इस फॉर्म में मिल रहा है। तो वेरिएशन और कम हो जाएगा अगर आरसी की वैल्यू बहुत ज्यादा हो या सर्किट के टाइम कांस्टेंट की वैल्यू बहुत ज्यादा हो। If the output voltage waveform be triangular with peak value E naught, यदि निर्गत वोल्टता संकेत त्रिभुजाकार तरंग प्रारूप में प्राप्त हो जिसका शिखर मान E naught हो and the total capacitor discharge potential during one cycle is delta E naught तथा प्रति चक्र कुल संधारित्र निरावेशन विभव का मान डेल्टा ई नॉट हो। तो आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म हमारा ट्रायंगुलर या त्रिभुजाकार रूप में है और उसकी पीक वैल्यू ये शिखर मान ई नॉट है और साथ ही कुल संधारित्र निरावेशन विभव का मान प्रतिचक्र डेल्टा ई नॉट है। देन द एवरेज वैल्यू ऑफ पोटेंशियल EDC इक्वल टू ई नॉट माइनस डेल्टा EC बाई 2। अब ये कैसे आया है? ये हमारा डायग्राम था, इस EDC की वैल्यू निकाल रहे हैं और ये हमारा डेल्टा EC है। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा? डेल्टा EC बाई 2। सो EDC आ जाएगा ई नॉट माइनस डेल्टा EC बाई 2 और यही हमने यहां पर लिखा है EDC इक्वल टू ई नॉट माइनस डेल्टा EC बाई 2। कैपेसिटर वोल्टेज EC इक्वल टू Q बाई C। संधारित्र वोल्टता EC इक्वल टू Q अपॉन C, क्योंकि Q इक्वल टू CV होता है, सो V इक्वल टू Q बाई C हो जाएगा और यहां पर V का मतलब EC है, सो EC इक्वल टू Q बाई C। सो डेल्टा EC हमको निकालना है, सो डेल्टा EC होगा डेल्टा Q बाई C। अब I होता है dQ बाई dt, इसका मतलब dQ हो जाएगा I इंटू dt। सो dQ या डेल्टा Q हो गया है IDC T बाई 2, क्योंकि यहां पर हाफ साइकिल का टाइम पीरियड हम ले रहे हैं, अर्ध चक्र का आवर्तकाल हम ले रहे हैं जो कि T बाई 2 है। एंड IDC क्या है? IDC इज द एवरेज वैल्यू ऑफ लोड करंट। IDC भार धारा का औसत मान है। IDC इज द एवरेज वैल्यू ऑफ लोड करंट। T by 2 is the time of one half cycle and it is nearly equal to the time for which capacitor C charges।
T/2 आधे चक्र का समय है तथा इसका मान संधारित्र C के आवेशन में लगे समय के लगभग बराबर होता है। तो जितने टाइम में कैपेसिटर C हमारा चार्ज हो रहा था, वो टाइम जो हमारा 1/2 साइकिल है, आधा चक्र है, उसका जो आवर्तकाल है उसके बराबर है। अब इस डेल्टा EC की वैल्यू हम यहां रख देते हैं। सो EDC इक्वल टू E0 माइनस IDC T/4C, क्योंकि ये 2 और यहां पर 2 ऑलरेडी था तो ये 4 बन गया है। सो EDC इक्वल टू E0 माइनस IDC T/4C। सिंस IDC इक्वल टू EDC अपॉन R, तो इस IDC की जगह आप EDC/R रख दो, तो ये हो जाएगा EDC इक्वल टू E0 माइनस EDC अपॉन R T/4C। अब ये वैल्यू अभी हमने निकाली है, और T क्या होता है 1/F। F का मतलब फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति। तो आवृत्ति के व्युत्क्रम को हम आवर्तकाल कहते हैं, या आवर्तकाल के व्युत्क्रम को हम आवृत्ति कहते हैं। सो फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, तो T की जगह हम 1/F रख देते हैं। सो EDC इक्वल टू E0 माइनस EDC अपॉन 4F RC। ये F हमारा 1/T या फ्रीक्वेंसी था। सो F इक्वल टू 1/T इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई वोल्टेज। तो सप्लाई वोल्टता की आवृत्ति F है। अब इस EDC अपॉन 4F RC को हम लेफ्ट में ले जाते हैं, और इसके बाद में EDC कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा EDC 1 प्लस 1/4F RC इक्वल टू E0। और यहां से EDC की वैल्यू निकालोगे तो ये पूरा E0 के नीचे आ जाएगा। सो EDC इक्वल टू E0 अपॉन 1 प्लस 1/4F RC। तो ये EDC की वैल्यू हमको मिल गई है। Since the RMS value of triangular ripple wave depends only on its peak value, चूंकि त्रिभुजाकार उर्मिका तरंग के वर्ग माध्यमूल मान केवल उसके शिखर मान पर निर्भर करते हैं, सो EAC इक्वल टू डेल्टा E0 अपॉन 2√3। अब EDC हमारा था E0 माइनस डेल्टा EC/2, तो यहां पर 2 LCM ले लो, तो ये बन जाएगा ट्वाइस EDC इक्वल टू ट्वाइस E0 माइनस डेल्टा EC। सो डेल्टा EC की वैल्यू यहां से निकालनी है, तो डेल्टा EC को हम लेफ्ट में ले जाते हैं एंड ट्वाइस EDC को हम राइट में ले आते हैं, और इसके बाद में 2 हमारा कॉमन आ जाएगा। सो डेल्टा EC इक्वल टू ट्वाइस E0 माइनस EDC, और इस डेल्टा EC को ही हमने डेल्टा E0 भी कहा है। सो डेल्टा EC और डेल्टा E0 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ E0 माइनस EDC।
सिंस EAC इक्वल टू डेल्टा E नॉट अपॉन 2√3, अभी हमने पीछे लिया था, सो इस डेल्टा E नॉट की जगह हम ट्वाइस E नॉट माइनस EDC यहां पर रखें तो हमको ये इक्वेशन मिल जाती है, EAC इक्वल टू ट्वाइस ऑफ E नॉट माइनस EDC अपॉन 2√3। अब इस 2 से 2 कैंसिल कर दो, सो EAC हो जाएगा E नॉट माइनस EDC अपॉन √3। So EAC equal to E naught minus EDC upon √3. But EDC equal to E naught upon 1 plus 1 by 4F RC. तो ये EDC आप यहां पर रख दो, तो जैसे हम रखते हैं 1 by √3 तो बाहर, और बची क्वांटिटी में से E नॉट हमारा कॉमन आ जाएगा। सो EAC इक्वल टू, पहले हमने EDC की वैल्यू यहां पर रखी है जिससे 1/√3 एज इट इज, और ये E नॉट और यहां पर वैल्यू हमने E नॉट अपॉन 1 प्लस 1/4 F RC रखा है। अब E नॉट हम कॉमन ले लेते हैं, सो EAC इक्वल टू E नॉट अपॉन √3 और ब्रैकेट में बचेगा 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1/4F RC। अब 1 प्लस 1/4F RC एलसीएम आ जाएगा और न्यूमरेटर में बचेगा 1 प्लस 1/4F RC माइनस 1। तो 1 से 1 कैंसिल कर दोगे तो केवल यहां पर 1/4F RC न्यूमरेटर में रहेगा। सो EAC इक्वल टू E नॉट अपॉन √3 1/4F RC डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/4F RC। अब EDC हमारा ये था और EAC अभी हमने ये निकाल दिया था। तो अगर रिपल फैक्टर निकालना है, उर्मी का गुणांक निकालना है, तो R इक्वल टू EAC अपॉन EDC। सो EAC अपॉन EDC करोगे तो E नॉट से E नॉट कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस 1/4F RC से 1 प्लस 1/4F RC कैंसिल हो जाएगा। सो R इक्वल टू 1/4√3 RC। तो रिपल फैक्टर की वैल्यू हमको ये मिल जाती है। तो क्लियर है कि RC सर्किट का जो टाइम कांस्टेंट था, जो कि RC था, तो टाइम कांस्टेंट की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, समय नियतांक की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, रिपल फैक्टर या उर्मी का गुणांक उतना ही कम होगा। तो RC सर्किट का टाइम कांस्टेंट बढ़ाकर या समय नियतांक का मान बढ़ाकर हम उर्मी का गुणांक को कम कर सकते हैं। सेकंड है कि R हमारा कैपिटल R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कैपिटल R के व्युत्क्रमानुपाती है। तो जितने कैपिटल R की वैल्यू ज्यादा होगी, स्मॉल r की वैल्यू उतनी ही कम होगी। सिंस RC is the time constant of RC सर्किट, चूंकि RC परिपथ का समय नियतांक RC होता है, thus ripple factor varies inversely with the time constant of the shunt capacitor filter। अतः उर्मी का गुणांक का मान शंट संधारित्र फिल्टर के समय नियतांक का व्युत्क्रमानुपाती होता है। रिपल फैक्टर वेरीज इनवर्सली विथ द टाइम कांस्टेंट ऑफ द शंट कैपेसिटर फिल्टर। अतः
उर्मी का गुणांक का मान शंट संधारित्र फिल्टर के समय नियतांक के व्युत्क्रमानुपाती के रूप में परिवर्तित होता है। रिपल फैक्टर also varies inversely with the load resistor R। उर्मी का गुणांक का मान लोड प्रतिरोध R के व्युत्क्रमानुपाती के रूप में भी परिवर्तित होता है। रिपल फैक्टर वेरीज इनवर्सली विथ द लोड रजिस्टर R। उर्मी का गुणांक का मान लोड प्रतिरोध R के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हायर द वैल्यू ऑफ कैपिटल R, लोअर इज द रिपल फैक्टर। लोड प्रतिरोध R का मान जितना अधिक होगा उर्मी का गुणांक उतना ही कम होगा। If R tends to infinitive, small r tends to 0। यदि R का मान अनंत हो तो उर्मी का गुणांक का मान 0 होगा। Now, since EDC equal to E0 minus IDCT upon 4C, और इस कैपिटल T को हम 1/f अगर रख दें, so EDC equal to E0 minus IDC upon 4FC। Thus, the output DC voltage falls with increase in IDC। अतः IDC में वृद्धि के साथ निर्गत डिस्ट वोल्टता का मान घटता है। तो जितनी IDC की वैल्यू इंक्रीज होगी ये वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। इसका मतलब EDC में गिरावट उतनी ही अधिक होगी। सो द आउटपुट DC वोल्टेज फॉल्स विथ इंक्रीज इन IDC। IDC में वृद्धि के साथ निर्गत डिस्ट वोल्टता में गिरावट या कमी बढ़ती है। तो यहां पर हम हमारा सेशन एंड करते हैं। इसमें हमने फिल्टर क्या होता है, फिल्टर कितने प्रकार के होते हैं और शंट कैपेसिटर फिल्टर की वर्किंग क्या है, वो कैसे आउटपुट वोल्टेज को मेंटेन करता है, वो सारा हमने यहां पर लिया है। सो थैंक यू एंड गुड बाय।